नमस्कार प्यारे साथियों, आरके क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस वर्ष इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप पूरी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। इसके बाद हम बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के लिए विषय भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस मॉडल पेपर से यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है नाम, यहाँ अनुक्रमांक दिया गया है। तो बोर्ड परीक्षा में हम लोग यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अनुक्रमांक लिखेंगे। ये हमारा पेपर कोड हो जाता है 117-316 का डीके 2024 भौतिक विज्ञान। हमें जो समय रहने वाला है परीक्षा के लिए 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक हमारा 70 रहेगा। इसके बाद हमें कुछ नोट करके दिया गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसके बाद कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी परीक्षा में आपको जितने प्रश्न दिए जाएंगे उन सभी प्रश्नों को आपको करना होगा। और दूसरे नंबर पर निर्देश दिया गया है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा तथा खंड या। इसके बाद तीसरे निर्देश दिए गए हैं खंड आ बहुविकल्पीय हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। इसके बाद चौथा निर्देश दिया गया है खंड बा अति लघु उत्तरीय हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। यानी कहने का मतलब है कि खंड बा के जो प्रश्न हमें दिए जाएंगे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, यानी 1 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद 5वां निर्देश दिया गया है खंड सा लघु उत्तरीय, यानी फर्स्ट प्रकार के प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। इसके बाद 6ठा निर्देश दिया गया है खंड दा लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। इसके बाद 7वां निर्देश दिया गया है खंड या दीर्घ उत्तरीय हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक ही प्रश्न करना है। यानी कहने का मतलब है कि खंड या में जो प्रश्न दिए जाएंगे उसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे, अथवा करके एक दिया रहेगा, जिनमें से केवल आपको एक प्रश्न करना रहेगा। इसके बाद 7वां निर्देश है प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। तो यहाँ तक हमारा निर्देश हो जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है खंड आ। खंड आ जाता है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो यहाँ हमें प्रश्न 1 से शुरुआत करने रहेंगे। तो यहाँ प्रश्न 1 के का में दिया गया है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहला विकल्प है न्यूटन बटे कूलाम। दूसरा विकल्प दिया गया है वोल्ट बटा मीटर। तीसरा विकल्प है वोल्ट इंटू मीटर, यानी वोल्ट गुणा मीटर। और चौथा विकल्प दिया गया है न्यूटन इंटू मीटर बटे कूलाम। इस प्रकार से हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से हमें बताना है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वोल्ट गुणा मीटर होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। यानी प्रश्न 1 का हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 1 का खा आ जाता है। इसमें दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर यू से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल वेक्टर एफ है। सबसे पहला विकल्प दिया गया है क्यू बटा वेक्टर यू गुणा वेक्टर बी। और दूसरा विकल्प दिया गया है वेक्टर यू गुणा वेक्टर बी बटे क्यू। तीसरा विकल्प दिया गया है क्यू इंटू वेक्टर यू गुणा वेक्टर बी। और चौथा विकल्प दिया गया है वेक्टर यू गुणा वेक्टर क्यू गुणा वेक्टर बी।
तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 1 के खा का हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर यू से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल वेक्टर एफ क्या होता है, क्यू इंटू वेक्टर यू गुणा वेक्टर बी होता है। यानी प्रश्न 1 के खा का हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 1 के गा में। प्रश्न संख्या 1 के गा में दिया गया है, यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। सबसे पहला विकल्प दिया गया है इसमें वेक्टर ई, दूसरा विकल्प दिया गया है वेक्टर बी, तीसरा विकल्प हमारा दिया गया है वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी, और चौथा विकल्प दिया गया है हमारा वेक्टर ई गुणा वेक्टर बी। तो इसमें से हमें बताना है कि प्रश्न संख्या 1 के गा में कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 1 के गा में हमारा चौथा विकल्प सही हो जाता है, वेक्टर ई गुणा वेक्टर बी। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 1 का घा आ जाता है। इसमें दिया गया है 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। इसमें हमें लेंस की फोकस दूरी बताना है। तो सबसे पहला विकल्प इसमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर, दूसरा है -50 सेंटीमीटर, और तीसरा विकल्प दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और चौथा विकल्प इसमें दिया गया है -25 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 1 के घा में हमारा पहला विकल्प सही हो जाता है 50 सेंटीमीटर, यानी 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे जाएंगे, तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 1 का अंगा आ जाता है। प्रश्न संख्या 1 के अंगा में दिया गया है, एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित ऊर्जा फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, निरोधी विभव होना चाहिए। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथा विकल्प दिया गया है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रश्न संख्या 1 के अंगा का हमारा पहला विकल्प सही हो जाता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित ऊर्जा फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो निरोधी विभव कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 1 का चा आ जाता है। इसमें दिया गया है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। सबसे पहला विकल्प है फास्फोरस, दूसरा है एंटीमनी, तीसरा है एल्युमिनियम, और चौथा दिया गया है आर्सेनिक। तो पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में एल्युमिनियम मिलाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 1 के चा का हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाता है। इस प्रकार से हमारा खंड आ समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं खंड बा में। खंड बा हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें हमें एक अंक के प्रश्न करने रहेंगे। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 2 से शुरुआत होता है। प्रश्न संख्या 2 के का में दिया गया है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर 1/ρ होता है। इसका मात्रक 1/ओम इंटू मीटर होता है। विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है 1/ओम इंटू मीटर होता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 2 का खा जाता है। इसमें दिया गया है, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक लिखिए। तो इसके बल का जो व्यंजक होगा F/L बराबर
इसके बल का जो व्यंजक होगा F बटे L बराबर न्यू 0 बटे 2 पाई इंटू I1 I2 बटे R, और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है। इसके पीछे इसका मात्रक भी लिख देंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 के ग में। प्रश्न संख्या 2 के ग में दिया गया है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। ये जो प्रश्न हमारा दिया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड परीक्षा में हर हाल में आना ही आना है। तो आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 2 का घ आ जाता है। इसमें कह रहा है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। तो इसमें हमें क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखनी है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। तो ये हमारी इसकी परिभाषा हो जाती है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 2 का अंग आ जाता है। इसमें दिया गया है हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तृतीय बोर की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन सब प्रश्नों को आप अपने बुक से देख देख कर हल कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 2 का चा आ जाता है। इसमें भी एक न्यूमेरिकल दिया गया है। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 2 समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं खंड सा में। खंड सा में हमें प्रश्न 3 से पूछा गया है। इसमें प्रश्न 3 के का में दिया गया है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रश्न को आप लोग समझ लीजिए। प्रश्न का कहने का मतलब है कि एक तार है जो 6 ओम का मोटा है, यानी 6 ओम मोटा तार है जिसकी लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है। तो तार के नए प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 3 का खा है। आप इस मॉडल पेपर में जितने प्रश्न दिए गए हैं उसको विधिवत तैयार कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो खा में जो प्रश्न दिया गया है हम लोग उसको देखते हैं। खा में दिया गया है किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तनांक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 का खा है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 का गा आ जाता है। प्रश्न संख्या 3 के गा में दिया गया है परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए। इसका मान किलोग्राम तथा MEB में व्यक्त कीजिए। तो इसका हमें यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक का हमें परिभाषा देना है। तो इसका परिभाषा हम इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे मूल कणों, नाभिकों तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं, अतः इनके द्रव्यमानों को व्यक्त करने के लिए एक बहुत छोटा मात्रक चुना गया है जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU कहते हैं। एक AMU कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। इसमें कह रहा है इसका मान 1 किलोग्राम। तो 1 AMU बराबर 1.66 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। और MEB में भी पूछा गया है। तो 1 AMU बराबर होता है 931 MEB। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का गा समाप्त होता है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 के घा में। तो प्रश्न संख्या 3 के घा में दिया गया है संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा अमीटर A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा PN संधि डायोड आदर्श हों। तो ये हमारा फिगर दिया गया है।
और इसमें A1 A2 प्रतिरोध हैं और ये हमारा जो 5 ओम का प्रतिरोध लगा है और इसमें यहाँ भी 5 ओम प्रतिरोध है और ये हमारा 2 वोल्ट मीटर की जो इसमें धारा प्रवाहित की गई है ये दिया गया है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल वाला सवाल है। इस टाइप के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा खंड दा आ जाता है। खंड दा हमारा 4 नंबर के प्रश्न से शुरुआत होता है। तो प्रश्न संख्या 4 के का में दिया गया है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, विभव प्रवणता से तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब ये है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लिख देंगे। इसके बाद विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित करने का मतलब है कि इसका आपको सूत्र का निगमन कर देना है। यदि आप इसके सूत्र का निगमन कर देंगे और विभव प्रवणता की परिभाषा लिख देंगे तो आपको 3 नंबर फ्री में मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 के खा में दिया गया है, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। यानी इसमें आपको अपवाह वेग की परिभाषा दे देनी है, यानी अपवाह वेग किससे कहते हैं। इसके बाद अपवाह वेग एवं विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित करना है, यानी इसके सूत्र का आपको निगमन कर देना है, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 4 का गा आ जाता है। इसमें दिया गया है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो सबसे पहला कंडीशन दिया गया है, इसकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। और दूसरा दिया गया है, यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होगी। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस टाइप के जितने प्रश्न होंगे आप अपनी पुस्तक से उसको ढूंढ कर हल कर लेंगे। इस टाइप के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 4 का घा आ जाता है। इसमें कह रहा है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। तो इसमें आपको इसके सूत्र का निगमन करना होगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका 3 नंबर का दिया गया है। आप केवल सूत्र बताएंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं दिया जाएगा। इसके सूत्र का आप निगमन करेंगे, यानी संबंध स्थापित करेंगे इसके सूत्र का। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 का अंगा आ जाता है। इसमें दिया गया है, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको जो मान दिया गया है उसको रख करके लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5 के का में। प्रश्न संख्या 5 के का में कह रहा है, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कर देनी है, यानी इसका परिभाषा लिखना है। उसके बाद फिगर वगैरह बना करके अच्छे से समझा देना है, तो आपके प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 का खा आ जाता है। इसमें कह रहा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में L, C और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए, यानी इसका आपको चित्र बनाना है। परिपथ की परिबाधा, यानी परिपथ की परिबाधा एवं अनुनादी आवृत्त के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो, प्रेरण प्रतिघात 50 ओम हो, धारितीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम, तो प्रतिरोध की प्रतिबाधा तथा L एवं C तथा R के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसमें अथवा करके प्रश्न दिया है। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप अथवा वाले को कर सकते हैं, यानी दोनों में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, यानी सवाल ही लगाना रहेगा।
अथवा वाले में दिया गया है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिणमन अनुपात। और दूसरा है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, यानी इसमें दो चीजों को ज्ञात करना रहेगा। तो आप ऊपर वाले को करें या अथवा वाले को करें, दोनों में से एक को करना रहेगा। यह प्रश्न भी आपका 3 अंक का है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 5 का ग आ जाता है। इसमें दिया गया है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी इसमें आपको फिगर वगैरह बना करके अच्छे से परिभाषा लिख करके इसका सूत्र वगैरह का अच्छे से विस्तार कर देना रहेगा, तो आपको इसके लिए 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5 का घ। 5 के घ में दिया गया है तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। यानी इसमें आपको तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें होती हैं, 4-5 शर्तें आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 5 का अंगा आ जाता है। इसमें कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तो इस प्रश्न में आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो नियम होते हैं उसको आपको लिख देना, हेडिंग डाल के बाकायदा लिखेंगे तो आपको इसके 3 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार से हमारा खंड द समाप्त होता है। अब हम लोग आ जाते हैं खंड या पर। इसमें जो आपको मिलेंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, यानी ये सभी जो प्रश्न होंगे ये सब 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। तो 6वें नंबर पर प्रश्न दिया गया है स्थिर विद्युत की यानी वैद्युत स्थैतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी इस प्रश्न में कह रहा है कि स्थिर विद्युतकी में गॉस का प्रमेय लिखिए। यानी स्थिर विद्युतकी के लिए गॉस का प्रमेय क्या होता है और इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का आपको निगमन करना रहेगा, यानी सूत्र को स्थापित करना रहेगा कि सूत्र किस प्रकार से उत्पन्न होना है, किस प्रकार से सूत्र उत्पन्न किया गया है। और प्रश्न संख्या 6 के अथवा में करके दिया गया है। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अथवा में दिया है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। यानी इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की सूत्र का निगमन करना है जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। तो आपको दोनों में से एक प्रश्न को करना रहेगा। इसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद 7वें नंबर का प्रश्न है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। यानी प्रश्न का कहने का मतलब है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख का मतलब होगा कि नाम लिख करके उसका चित्र बनाइए, नाम लिखिए और इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए। यानी सूत्र का निगमन करना है और कंडीशन दिया है, कह रहा है जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की निकट यानी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। जब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसका क्या है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। और इसी में अथवा करके दिया है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिर्री के प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। यानी इस प्रश्न का कहने का मतलब है प्रकाश के विवर्तन की परिभाषा आप लिख दीजिए और उसके बाद में एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त जो विवर्तन होता है उसकी आपको व्याख्या कर देनी है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 7 समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में दिया है हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
एक 12.75 इलेक्ट्रॉन का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया गया है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। 8वें प्रश्न में भी अथवा करके दिया गया है। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप अथवा वाले को कर सकते हैं, दोनों के लिए समान अंक हैं। इसको करेंगे आप तो भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, यदि आप इसको करेंगे तो भी आपको 5 अंक दिए जाएंगे, लेकिन 8वें में भी दोनों में एक को ही करना है। तो हम लोग अथवा वाले को देख लेते हैं। अब 8वां वाले के अथवा में दिया है किसी नाभिकीय अभिक्रिया कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी एरो स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी का मान, यानी स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी का क्यू मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। Q इजकल टू, फिर ब्रैकेट में दिया गया है स्मॉल एम ए प्लस स्मॉल एम बी माइनस स्मॉल एम सी माइनस स्मॉल एम डी, ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, सी स्क्वायर, जहां दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हैं या ऊष्माशोषी। तो आपको इसमें 2 अभिक्रियाएं दी गई हैं, इसमें से बताना है कि ये ऊष्माक्षेपी हैं या ऊष्माशोषी हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 9 आ जाता है। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। यानी प्रश्न का कहने का मतलब है पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए, यानी परिपथ का चित्र बनाइए और दोनों अवस्थाओं में प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। और इसी में अथवा करके दिया है पीएन संधि डायोड क्या होता है, परिपथ आरेख खींचिए। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को दर्शाइए। यानी प्रश्न संख्या 9 में 2 प्रश्न दिए गए हैं, यदि आप इसको करते हैं तो इसको नहीं करेंगे, यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो इसको कर लेंगे, तो आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इस मॉडल पेपर में जितने प्रश्न बताए हैं, जैसे ये प्रश्न हो गया, इसके बाद आगे चल के हमने आपको बताया है 8वें नंबर का प्रश्न, 8वें नंबर में 2 प्रश्न दिए हैं। इसके बाद 7वें नंबर में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, ये और अथवा करके दिया गया है। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस मॉडल पेपर में जितने प्रश्न दिए गए हैं, आप सभी प्रश्नों को विधिवत तैयार करके जाइएगा और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न छपने वाले हैं। 100% ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छपेंगे। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। बोर्ड परीक्षा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग मेहनत करिए और 95+ अंक लेकर आइए। आप लोग अपने जिले का नाम रोशन करिए, अपने स्टेट का नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।